हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने जो टॉपिक चला था स्टैटिक्स, उसके 5वें दिन पे 59 नंबर क्वेश्चन तक अपने कर चुके थे। उससे आगे के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करें उससे पहले जरूर बताएं कि आवाज सही पहुंच रही है क्या आपके पास में। चलिए जी, करते हैं शुरुआत आज की क्लास अपने। तो सबसे पहले क्या कि अपनों ने कल जो सीखा था उसको थोड़ा रिपीट करना होगा प्रश्नों के माध्यम से। मैं एक बार मौखिकली बोल देता हूं, यदि कल का बना चार्ट आपके पास में है तो आपको वो 9 प्रश्न आपको ध्यान में होंगे जो बड़े अच्छे से मैंने कल बताया था एक चार्ट के रूप में, उनका होना जरूरी है अपने पास में। पहला जैसे अपने पास में यह था कि यदि आप एक वर्ग सतत बंटन बनाते हैं, अगर मौखिक के लिए बोलने से ना समझ पाए तो मैं डायग्राम साथ साथ वर्क करना शुरू करता हूं। इस प्रकार से आप सतत वर्ग बंटन बनाते हैं जिसमें एक तरफ वर्ग होता है और एक तरफ एफ होता है। जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, बारंबारताएं कुछ भी ले सकते हैं अपने पास में। तो इस प्रकार से आपने एक क्वेश्चन बनाया। इस प्रश्न को आप कहते हैं सतत वर्ग बंटन। अपवर्जी बंटन की बात हो रही है और एक्सक्लूसिव की बात हो रही है। इस प्रकार का जब बंटन आता है तो इससे आप जब समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये मान प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले आपको याद करना बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऐसे प्रश्न से समांतर माध्य प्राप्त करते हैं, आवाज सही आ रही है कि बस इतना बता दीजिएगा। समांतर माध्य जब प्राप्त करते हैं तो आपके पास में कुल 4 कॉलम बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला वर्ग, फिर एक्स, फिर एफ और फिर एफ एक्स। ये 4 कॉलम प्राप्त किए जाते हैं और यहां से आपका पहला प्रश्न बनता है कि ये एक्स कॉलम होता है, ये सदैव और सदैव किसके लिए कंपलसरी होता है? समांतर माध्य के लिए। ऐसे क्वेश्चन से माध्यिका प्राप्त करेंगे तो आपके पास में केवल 3 कॉलम होने चाहिए, एक वर्ग और एक एफ और दूसरा होता है सी एफ। जब इस प्रकार का जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि सी एफ यानी संचयी बारंबारता सिर्फ और सिर्फ होती है किसके लिए? सी एफ यानी संचयी बारंबारता सिर्फ किसके लिए जरूरी होता है? माध्यिका के लिए, और बहुलक के लिए किसी भी नए कॉलम को नहीं बनाया जाता। इस प्रकार से आपका ये 3 क्वेश्चन तैयार हुए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपने क्या कि यदि आपका ये क्वेश्चन बना है तो चार्ट कौन सा? तो आप कहेंगे कि समांतर माध्य किसी भी चार्ट के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको अपना फॉर्मूला, आपको अपनी प्रॉपर्टी लगाते हुए उसका मान प्राप्त करना है। लेकिन यदि माध्यिका की बात करें तो माध्यिका के लिए आप इस प्रकार के डायग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार के डायग्राम को आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं तोरण वक्र, या आप संचयी बारंबारता वक्र, संचयी बारंबारता वक्र, या ओजाइव कर्व ज्यादा बोला जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ओजाइव कर्व या ओजाइव वक्र कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही नाम है इसका, ओजाइव। और उसके बाद में बहुलक की बात करें तो आप जानते हैं कि बहुलक जो प्राप्त किया जाता है वो किससे? इस प्रकार के डायग्राम से प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार का जो डायग्राम होता है वो क्या कहलाता है? हमारा आयत चित्र कहलाता है। तो आप प्राप्त कर सकते हैं किससे? आयत चित्र से। और मैंने आपको एक क्रम बताया था कि अगर आयत चित्र ऑप्शन में नहीं है तो दंड, दंड नहीं है तो स्तंभ, स्तंभ नहीं है तो बहुभुज आरेख होगा। यदि सारे ऑप्शन कहीं मिल जाए, वैसे ऐसा पर्सन आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं, लेकिन फिर भी बन जाए तो आपको हमेशा हमेशा आयत चित्र को प्राथमिकता। समांतर माध्य, आपने ये क्वेश्चन पूछा कि समांतर माध्य किसी डायग्राम से क्यों नहीं प्राप्त कर सकते?
उसका जवाब आएगा अभी अपने पास। चलो आपके इस जवाब को क्लियर कर ही देते हैं, समझिए इस बात को। गणित के जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जब आपने ये पूछ लिया कि क्यों नहीं बनता डायग्राम से, तो फिर बात को क्लियर कर देते हैं। और अपने को जरूरत भी थी आज के प्रश्नों के लिए, तो समझिएगा क्या कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गणितीय माध्य और एक होता है स्थिति माध्य। अपने पास में गणितीय माध्य आप 3 पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक्स मीन की बात हो रही है, गुणोत्तर यानी ज्योमेट्रिक मीन्स की बात हो रही है, हरात्मक यानी हार्मोनिक मीन्स की बात हो रही है। अपने पास में कोई भी गणित का माध्य, गणितीय माध्य का मतलब यह है कि गणित के किसी भी प्रश्न को बिना फॉर्मूले के द्वारा आपके करना संभव है ही नहीं। गणितीय माध्य ये कहता है कि क्योंकि गणित के किसी भी प्रश्न को आप करेंगे तो आप किसी न किसी फॉर्मूले या किसी न किसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसलिए आप ये कहते हैं कि गणितीय माध्यम में जो भी चीजें की जाती है वो सिर्फ गणित की कैलकुलेशन, गणित के फॉर्मूले पे टिका है। इस प्रकार के 3 मान होते हैं। कौन कौन से? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। क्योंकि हमें स्टैटिक्स अप टू 10th क्लास तक पढ़ना है, इसलिए आप अध्ययन नहीं करें हमारे इस क्लास के अंदर गुणोत्तर माध्य का, नहीं अध्ययन करें किसका? हरात्मक माध्य। तो सिर्फ बचा कौन? समांतर माध्य। और ये कैसा मान है? गणितीय माध्य। और गणित का कोई प्रश्न सिर्फ फॉर्मूलों के अलावा ही प्राप्त किया जा सकता है, फॉर्मूले या प्रॉपर्टी के बिना अलावा नहीं कर सकते, फॉर्मूले या प्रॉपर्टी के अलावा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह है कि आपका समांतर माध्य गणितीय माध्य होने की वजह से सिर्फ फॉर्मूले पे काम करता है, लेकिन आपका माध्यिका और बहुलक ये जो दोनों मान है वो कौन से हैं? स्थिति संबंधी माध्य है। स्थिति संबंधी स्टैटिक जो माध्य होते हैं इनको आप फॉर्मूलों के साथ साथ डायग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप कहते हैं कि समांतर माध्य आप नहीं प्राप्त कर सकते किसी चित्र से, क्योंकि वो एक क्या है? रीजन आपको एक्सक्यूज जो देना है वो देना है, एक गणितीय माध्य है और जो गणित की जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉर्मूले या प्रॉपर्टी पे बना होता है, सीधा डायग्राम से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका जवाब आया आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा। तो डायग्राम से नहीं प्राप्त कर सकते समांतर माध्य। माध्यिका किससे? तोरण वक्र से। बहुलक किससे? आयत चित्र से। अब आगे आते हैं, आगे की बात कंप्लीट करते हैं। क्या जब बहुलक प्राप्त करते हैं तो आप बहुलक को किस पे डिपेंड करते हैं? कि बहुलक आंकड़ों के आवर्ती पे डिपेंड होता है। आप केवल और केवल देखते हैं कि बारंबारता फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा है तो वो बहुलक मान। माध्यिका जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? माध्यिका जो होता है वो स्थिति पे, इसलिए मध्यमान जो होता है इसलिए वो किस पे डिपेंड करता है? स्थिति पे डिपेंड करता है। और जो समांतर माध्य होता है वो उन आंकड़ों का क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो ये इस प्रकार से आपके 9 क्वेश्चन हमने पढ़े थे। उम्मीद है कि कल के बताए 9 प्रश्न आपको याद है। आज मैंने एक बार रिपीट किया क्योंकि सारे प्रश्न आज इसी पे आएंगे। अब अगर ये 9 प्रश्न आपके माइंड में घूम रहे और आपकी समझ में बन गए तो केवल क्वेश्चन को पढ़ना है और टिक करके आगे बढ़ना है, इतना सा ध्यान। बहुलक को बार ग्राफ या त्वरण वक्र से क्यों नहीं? बार ग्राफ तो आप जानते हैं कि बार ग्राफ यानी दंड आरेख की बात करें तो उसके लिए तो आपने यस किया, ये रहा, क्योंकि आपने यही तो बताया था कल आपने ये बताया था साफ साफ अच्छे से। और आपने देखा लिखा होगा कि बहुलक है वो आयत चित्र से प्राप्त कर सकते हैं, आयत नहीं तो दंड आरेख से, और दंड आरेख नहीं तो क्या आएगा अपने पास में? स्तंभ आरेख। और स्तंभ आरेख नहीं है तो आप क्या कहेंगे? बहुभुज आरेख। तो बार ग्राफ तो नाम आ गया, बार ग्राफ तो ठीक है, लेकिन यदि आप त्वरण वक्र की बात करते तो कह सकते हैं। देखो त्वरण वक्र क्या होता है आपका, ये मान बहुलक किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो संख्या अपनी आवृत्ति को सबसे ज्यादा रहता है वो बहुलक मान होता है। लेकिन त्वरण वक्र के अंदर किसी एक मान की सबसे बड़ी बारंबारता, क्योंकि आप जानते हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये जो लाइन है वो f को नहीं दर्शाती, वो किसको दर्शाती है? CF को बताती है। ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है? वो भी CF के जा रहे हैं। अब जब आप एक CF बना लेते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा बनाया 2, 8, 17, 26, आपने CF बनाया, तो CF बनाने से हमें सीधा सीधा डायग्राम से ये नहीं प्राप्त हुआ कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा और किसकी कम है। और जब किसी चर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बारंबारता नहीं प्राप्त हुई तो आप बहुलक का मान नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यहां अच्छे से जानते हैं, आप जानते हैं कि C वाले डायग्राम की सबसे ऊंचाई ज्यादा है, इसका मतलब बारंबारता सबसे ज्यादा है। आप यहां एक्सक्यूज दे सकते हैं, रीजन ये बता सकते हैं
कि त्वरण वक्र से बहुलक नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि बहुलक डिपेंड करता है आवर्ती यानी एफ पे, लेकिन आपको तो माध्यिका वाले इस डायग्राम में क्या दिया जाता है, सीएफ। सीएफ होने की वजह से आप उसका मान प्राप्त नहीं कर सकते, किसका, बहुलक का। तो ये अलग अलग डायग्राम जिनके बने हुए, उम्मीद है कि आपने जो पूछा वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आइए अब आइए आज के प्रश्नों पे आते हैं और शुरुआत करते हैं अपने 60 नंबर तक। आपके पास में जो सीट है, काफी स्टूडेंट ये कह रहे थे कि जी पीडीएफ नहीं मिल रही। मैंने बहुत सुविधाएं दे रखी है आपको। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एमर्स अकेडमी @ डाल के सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। यदि वहां से नहीं हो रहा तो जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दे रखा है, वहां से भी नहीं मिल रहा तो यूट्यूब के अबाउट ऑप्शन में जाके आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टेलीग्राम यूजर हैं ही नहीं है तो उस केस के अंदर आपको एमर्स अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, जो कि सिर्फ 2 जगह नहीं चलेगी, एक आईफोन के अंदर, दूसरा अपना लैपटॉप के अंदर। बाकी आप जो मोबाइल एंड्रॉइड के अंदर चला सकते हैं या टेबलेट के अंदर चला सकते हैं। वहां पर एप्लीकेशन के अंदर स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन आता है, एक फोल्डर बना है, उसके अंदर आपका कोर्स का नाम और उसके अंदर पीडीएफ डाली हुई है। आप उसको डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें, और कल तक के आपके 60% कर चुके थे, आज हम इससे आगे की बात कर रहे हैं। रेंज तो देखो, रेंज आंकड़ों का विस्तार होता है, आंकड़ों का कितना बिखराव है ये बात हो रही है, और वही बात यहां पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा माप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दिया था आपने। निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? नहीं है। अब आपने अभी बताया था, अगर याददाश्त में है तो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 2 प्रकार के कौन कौन से? क्या जी, एक मान होता है गणितीय और एक होता है स्थैतिक माध्य। गणितीय माध्य तो ये 3 होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि हमने अध्ययन नहीं करेंगे अभी फिलहाल इन दोनों का, हम केवल समांतर माध्य पढ़ेंगे, और स्थिति माध्य में माध्यिका भी है, बहुलक। तो इसका मतलब आपके इन 3 के अलावा अगर कोई चौथा नाम है तो उसको हटा दो, क्योंकि वो कोई माध्य होता ही नहीं है। बस यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन अपना 60 नंबर क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य नहीं है, मान नहीं है? तो माध्य होता है, माध्यिका होता है, बहुलक होता है, लेकिन क्या परिसर जो है वो नहीं होगा। वो मैथमेटिक्स के एक शब्दावली, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो माध्य नहीं है। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। काफी समय बाद आप क्लास लगा रहे हैं, लेकिन रेगुलर रखा करें क्लासेस को। आइए 61, अभी जो बात हुई थी पढ़ो आराम से और बताएं कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इनमें से कौन सा आलेखीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता? माध्यिका, बहुलक, माध्य, इनमें से कोई नहीं। यानी उनमें से कौन सा वो डायग्राम है जिसको कौन सा मान है जिसको डायग्राम से प्राप्त नहीं कर सकते? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी, बिल्कुल बढ़िया। माध्यिका एक डायग्राम से प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है, बिल्कुल जी। त्वरण वक्र से प्राप्त कर सकते हैं, माध्यिका प्राप्त कर सकते हैं। बहुलक हम आयत चित्र से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन माध्य को किसी डायग्राम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बात आपने अभी बताई बिल्कुल अच्छी तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। और जिन्होंने आज से अब तक की, क्योंकि अपनी ये 5वीं क्लास है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, यदि पिछली क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आगे की क्लासेस आपके समझ में थोड़ा सा कम आएगा, कुछ कंफ्यूजन बनी रहेगी। इसलिए पहले आपको पिछली क्लासेस को कवर करके रखना होगा। जब वो चीजें अच्छे से हो जाएगी तो आगे वाली बातें बड़े अच्छे से समझ में आएगी, और आप देखेंगे कि आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए ना तो बड़ा रफ वर्क करना होगा, ना बड़ी एनर्जी लगानी है। तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि पढ़ा रहे आंसर आए कि आंकड़ों का औसत क्या कहलाता है? औसत है उसको किस माध्य से जानते हैं आप? माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो आपके नीचे 3 लास्ट वाले 3 क्वेश्चन आपको याद हो तो, आवर्ती पे डिपेंड कौन? बहुलक। स्थिति पे आधारित कौन? माध्यिका। और आपके औसत पे आधारित कौन है? माध्य। इतनी सी बात और आपका सही ऑप्शन जाता है कौन सा? समांतर माध्य है, यानी ए। हाँ, समांतर माध्य एक्स बार, बिल्कुल सही। शायद एक्स बार लिख रहे हो, लेकिन बार कमेंट में लिखा नहीं जाता है ना। आइए 64 पे। अब आप कहेंगे 62 से 64 क्यों? तो रैंडमली नहीं उठा रहा मैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सामान्य है आपकी सीट में, वो आपके होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। मुझे जहां लगता है कि जो चीजें बताने वाली है, या आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आपको वो परेशान कर सकता है, वो प्रश्न मैं करवाता जा रहा हूं। बीच में कुछ क्वेश्चन छूट गए, लेकिन उन प्रश्नों को आप जरूर करेंगे। आपके प्रश्नों की संख्या
आज हम जो करें 60 से 78 तक, इसका मतलब आपके जो इतना जो होमवर्क है उन प्रश्नों को दोबारा करके देखेंगे, भले ही मैंने क्लास में उनको करवा दिया है या मैंने छोड़ा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आवर्ती वितरण में वर्ग के मध्यमान स्तंभ निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब आप इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो अजीब सा फील आ रहा है आपको, शायद लग रहा है कि ये समझ से बाहर है, जबकि वास्तव में क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका जो एक्स कॉलम होता है वो किसके लिए है, केवल ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स कॉलम किसके लिए होता है। एक्स कॉलम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कंपलसरी है, तो वो बात आई किसकी, माध्य यानी समांतर माध्य के लिए। अगर यही बात वो कह लेता अपने से कि CF कॉलम किसके लिए कंपलसरी है, तो आप किसका जवाब देते, माध्यिका के लिए। और बहुलक के लिए तो किसी ने कॉलम की हमें आवश्यकता है ही नहीं। बिल्कुल बढ़िया, आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए 65, आसान और छोटे क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे आज। और केवल वो जो टेबल जो हमने कल बनाया था आज रिपीट किया उसको जानते तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में ना तो कोई कंफ्यूजन और ना कहीं समय लगना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह कौन सा माध्य जो बंटन के सभी मानों से प्रभावित होता है, इसको समझना होगा। कैसे समझना है, देखो अगर आप किसी ऑप्शन पे पहुंच भी गए तब भी मेरी बात को सुनिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया आपके लिए 2, 4, 5, 8, 8 और ये हो गया 10। आपने एक ऐसा प्रश्न लिया अपने पास में। अब आपको कहा गया कि इस दिए गए प्रश्न से आप समांतर माध्य प्राप्त करें। तो समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और प्रेक्षणों का योग करते हैं अपने 8, 8, 16, 4, 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37। प्रेक्षणों का जोड़ हो गया 37। भाग देना है 3 और 3 6 का, तो 6 का भाग दे देते हैं अपने पास में। तो 6 6 के 36 हुआ अपने पास में, 10 बचा अपने पास में, तो 6 कम 6 लगभग 6.1 अपने पास मान आया। दिए गए प्रश्न में माध्यिका क्या है, तो माध्यिका के लिए आप कहते हैं कि जी हम इसका एक क्रम जमाते हैं। क्रम जमाने के बाद में मिड पॉइंट ही आपका माध्यिका होता है, लेकिन यदि मिड पॉइंट ना मिले तो बीच के दो पदों का जोड़ करके 2 का भाग देंगे। क्योंकि इन 6 संख्याओं में सीधा बीच का मान मिला नहीं, इसलिए बीच के 2 पद जोड़ के 2 का भाग। जिनको ये समझ में नहीं आया कि कैसे माध्य कैसे माध्यिका, उनको छोड़ दीजिए, आप केवल रिजल्ट देखिए, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे आगे, अभी पढ़ना बाकी है। ये क्वेश्चन की जरूरत थी तो बात करके 13 में 2 का भाग दिया तो मान कितना है, 6.5 आ गया। अब हम बात करते हैं बहुलक की। बहुलक की अगर हम बात करें तो बहुलक ये कहता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई वो बहुलक मान होता है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा बार तो यहाँ पर 8 आया है, इसलिए बहुलक का मान 8। क्या मुझे बताएं, मैंने एक दिए गए छोटे से प्रश्न में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों रिजल्ट प्राप्त हुए, बात खत्म हुई। अब हुआ क्या कि हमने हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और ये क्या बदलाव यहां किया, और आपने 8 को हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, 10 लगा दिया। और अब फिर से आपसे पूछ लिया कि बताओ सारे मान क्या आएगा, तो समांतर माध्य बताएंगे तो आप देखेंगे क्या, चलो इसको नहीं बदलते, सॉरी, जेड का मान तो 8 हुआ, यहां बदलते हैं अपने 10 को, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 9। अब आपका ये नया क्वेश्चन बना, और इस नए क्वेश्चन के अंदर फिर से अपने से पूछ रहा है कि अब समांतर माध्य बताएं। क्योंकि आपने एक कम लिखा इसलिए 36 आया, 36 में इनका जोड़ 36 होगा, 36 में 6 का भाग दिया मान आया 6। इस से माध्यिका, तो माध्यिका का मान अभी भी देखो 5 और 8 जोड़ किया तो 6.5, 2 का भाग दिया। बहुलक का मान सबसे ज्यादा बार कौन आया, 8। मुझे बताएं कि दिए गए छोटे से प्रश्न में मैंने माध्य, माध्यिका और बहुलक 2 बार प्राप्त किए। एक बार जो पहले आपने क्वेश्चन दिया था वो मैंने प्राप्त कर लिया, फिर मैंने क्या किया, उसी प्रश्न में एक त्रुटि कर ली, एक गड़बड़ कर दी कि मैंने 10 की जगह 9 लिख दिया, और फिर से मैंने तीनों मान प्राप्त किए। अब मुझे बताइएगा उस एक मान के परिवर्तन होने से क्या आपके बहुलक के मान में परिवर्तन हुआ? आप बोलेंगे नहीं जी, पहले भी 8 था अब भी 8 है। क्या आपके माध्यिका के मान में परिवर्तन हुआ? आप बोलेंगे जी अभी भी नहीं, पहले भी 6.5 था अब भी 6.5 है। लेकिन समांतर माध्य जो पहले 6.1 था अब कितना हो गया, 6। बस यहीं से थोड़ा ध्यान रखना है, आपके जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उन सभी आंकड़ों में यदि किसी एक भी आंकड़े के साथ छेड़खानी की
और वो आंकड़ा दो चीजें ना हो, एक अधिकतम आवर्ती वाला और एक आपका मिड पॉइंट ना हो। यदि ऐसा हुआ और आपने किसी भी आंकड़े को छेड़खानी किया तो आपका तुरंत एक मान बदल जाएगा और वो मान कौन सा होगा? समांतर माध्य। लेकिन बहुलक कब बदल जाएगा? बहुलक केवल आंकड़ों की स्थिति नहीं बदलती, बीच वाला आंकड़ा लेफ्ट से राइट नहीं हुआ तो आपका माध्यिका कभी नहीं बदलता। बहुलक कब तक नहीं बदलता? जब तक आवर्ती कम ज्यादा नहीं होती। अगर 8 की बजाय 5 दो बार आया होता तो मैं 5 को बहुलक बोल देता, 8 की बजाय 10 दो बार आता तो 10 को। तो यहां से 3% को ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक आंकड़े पर निर्भर रहता है कौन? समांतर माध्य। एक भी आंकड़े के साथ छेड़खानी की, समांतर माध्य बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्थिति पे यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन किया, आंकड़ों की स्थिति, आंकड़ों के क्रम में थोड़ा बहुत भी अगर आपने बदलाव किया तो तुरंत मान बदल जाएगा कौन? माध्यिका। और आंकड़ों की आवर्ती में अगर आपने परिवर्तन किया तो तुरंत मान बदल जाएगा कौन? बहुलक। और आपका क्वेश्चन ये कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का वह कौन सा मान है जो बंटन के सभी मानों से प्रत्येक मान पर निर्भर रहता है और आपने एक भी आंकड़े के साथ कुछ बदलाव किया तो तुरंत मान बदल जाएगा। तो हमने कहा किसका जी? सबसे पहले बदलेगा मान समांतर माध्य ए, क्योंकि आंकड़ों बदल जाएगा और जैसे ही जोड़ बदलेगा तो आपका भाग देने वाली संख्या से रिजल्ट अलग प्राप्त होगा पहले की बजाय। अब बताइए, मेरी जो अब की ये बात है वो आपको समझ आई कि नहीं? अच्छे से बताइएगा। यदि नहीं समझ में आई तो मैं 3 लाइनें फिर से बोल रहा हूं जिनको नोट डाउन कर लेना है आपको। पहला, प्रत्येक मान पर निर्भर रहता है, वो कौन होता है? समांतर माध्य। आंकड़ों की स्थिति में बदलाव हुआ तो कौन बदल जाएगा? माध्यिका। और आंकड़ों की आवर्ती में यदि बदलाव हुआ तो कौन बदल जाएगा? बहुलक। क्लियर है? तो ये 3 प्रश्नों में से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा एक है, क्योंकि तीनों ही रखे जा सकते हैं बारी बारी से अपने सामने। ये हुआ 65। 66 की मैं बात करना चाहूंगा, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं, देखता हूं कि क्या जवाब देना चाहेंगे। स्थैतिक माध्य है, स्टैटिक्स मीन इज कौन सा है? माध्य, बहुलक, वर्ग चिन्ह या माध्यिका? देखो, दो बातें होते हैं। अगर उसने कहा, क्वेश्चन ये कहता है कि स्थिति पे आधारित माध्य कौन सा है, तो आपका जवाब आया माध्यिका। लेकिन आप जानते हैं स्थैतिक माध्य, और अभी आपने बताया था कि माध्य दो प्रकार के होते हैं, गणितीय माध्य होता है, एक स्थैतिक माध्य होता है। स्थैतिक जो माध्य होता है वो गणितीय माध्य होते हैं वो 3 होते हैं। कौन सा? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। लेकिन स्थैतिक माध्य 2 होते हैं, माध्यिका और बहुलक। अब आपको क्वेश्चन को देखना है, आपने जो आंसर सीट निकाली है उसमें ये करेक्शन कर लेना, क्योंकि आपने सीट का आंसर बोला है, आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया शायद। और अगर ध्यान दिया होता तो आप कहते कि दिए गए प्रश्न में बी भी सही है और डी भी सही है। क्यों? क्योंकि उसका जवाब आप बहुत पहले दे चुके थे। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया तो ये रहा। स्थितीय संबंधी माध्य जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? माध्यिका भी होता है और बहुलक, यानी जिनको स्थैतिक माध्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब दोनों आएंगे, बहुलक और माध्यिका। ये क्वेश्चन में एरर था, इसलिए ऑप्शन सीट में अगर डी लिखा है तो आप उसको बी और डी दोनों कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 66। आइए 67। आपके पास में संख्याएं दी गई है, अनक्लासिफाइड है, बिखरे हुए रूप में है, उनका बीच का जो मान है वो क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा है। आपके पास में बहुत सारे आंकड़े हैं, बिखरे हुए रूप में है, किसी प्रकार से बंटन के रूप में नहीं है। उन आंकड़ों का एक बीच वाला मान आपने उठाया, वो बीच वाला जो मान है वो क्या कहलाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बी माध्यक सही है। कैसे? आप देख लीजिए, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने ऐसा किया, यहां पर आपको माध्यक कैसे प्राप्त हुआ, तो आपने कहा कि जी बीच वाले दो संख्याओं को जोड़ा और 2 का भाग दिया। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में 9 होता ही नहीं तो फिर आपका माध्यिका क्या होता? आप क्या बोलते हैं कि 2 संख्या लेफ्ट में छोड़ दो, 2 राइट में छोड़ दो, बीच वाला मान कौन है? 5, और 5 किसका मान है? माध्यिका का। तो यही बात अपने इस क्वेश्चन में पूछी गई है कि जो आंकड़ों का
जो मध्य मान होता है, जो सेंटर पॉइंट वाली जो वैल्यू होती है, उसको आप किस नाम से जानते हैं? वो होता है माध्यक यानी माध्यिका। चलिए इसी क्रम में 68, आलेखीय विधि से माध्यिका ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि मुझे वो कौन सा डायग्राम है जिससे माध्यिका प्राप्त की जा सकती है, वो कौन सा डायग्राम है जिससे माध्यिका प्राप्त की जा सकती है, तो वो आपको बताना है। तो माध्यिका प्राप्त करने के लिए आयचित्र, बारंबारता, दंड आरेख और संचय बारंबारता, इन चारों में से कौन सी है? बिल्कुल, माध्यिका प्राप्त के लिए अपने पास में कौन आता है? त्वरण वक्र, यानी आप कह सकते हैं संचयी बारंबारता वक्र, क्योंकि संचयी बारंबारता वक्र को ही तो कहा जाता है त्वरण वक्र, इसे ही कहा जाता है औजाई वक्र, इसे ही फ्रीक्वेंसी कर्व बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव अपने पास में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी से ही जा रहा है अपने पास में। ठीक है, 68 माध्यिका प्राप्त करने के लिए कौन सहायक है? तो आज इन क्वेश्चनों में तो केवल एफर्ट था वो मेरा शुरू में मैं लगा दिया। अब तो वो बात अगर आपके याद है कि नहीं, केवल उतना सा काम है मेरे को, अगर आपके याद नहीं तो याद दिलवा देता हूं मैं, लेकिन चीजें वही जो आप पढ़ते आ रहे हैं। संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके लिए सहायक है? क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी CF कॉलम है वो किसके लिए प्राप्त करते हैं आप? CF किसके लिए प्राप्त की जाती है, केवल इतनी बात पूछी जा रही है आप, तो आप क्या कहेंगे? CF किसके लिए होता है? CF सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाई जाती है? माध्यक यानी माध्यिका के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर वो टेबल आपने जो कल बताया था या कल नोट किया तो अच्छी बात, कल नहीं तो आज नोट कर लेना। अगर उसको नोट करके आप रजिस्टर के पेज को साइड में रखते हैं और फिर आज के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो केवल क्वेश्चन पढ़ के टिक करके आगे बढ़ना है। जहां समझाने वाली अलग बताने वाली बात मैं बताता चलूंगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए 72, बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? क्या वो मिड पॉइंट होता है? ऑप्शन ए। ज्यादा आने वाला मान? ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम वाला मान? सी। सीमांत मूल्य यानी बॉर्डर वाली जो दो वैल्यू होती है वो होता है क्या, ये बताना है। तो यहां से सीधी बात हो रही है जी सर्वाधिक बारंबारता, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? बी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बारंबारता रखने वाला। बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 73। आइए 74 पे बात करते हैं। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेखीय विधि से ज्ञात करने में सहायक होता है। बहुलक जो है वो किस डायग्राम से प्राप्त किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो बहुलक आप किससे प्राप्त कर सकते हो? आयचित्र से, बारंबारता बहुभुज से, त्वरण से, या बारंबारता वक्र से। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हाँ बिल्कुल आते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, लेकिन उनका अभी अपने चलेंगे क्वेश्चन। कल के बाद में आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कैलकुलेट करने वाले होंगे, जो मेन मोड मीडियन पे बने रहेंगे। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ क्या पूछा है आपसे? बहुलक के बारे में बात की थी। तो बहुलक के लिए आप सीधा सीधा जाएंगे किस पे? ऑप्शन नंबर ए यानी आयत चित्र। ठीक है, हाँ बिल्कुल बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77। देखिए अब एक अपने क्वेश्चन लेकर चलें, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखिए मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं, 5, 6, 8, 8 और 10, 5, 6, 8, 8, 10, कितने आंकड़े हो गए अपने पास में? 3 और 2, 5, एक और लेते हैं 12। अब बताइए आपके सामने एक क्वेश्चन है 77 और 78। ये दो प्रश्न एक ऐसे हैं जिनको याद मत कीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, दिए गए प्रश्न में समांतर माध्य कितना है, माध्यिका कितना है, और
बहुलक कितना है। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा ये है क्या। हमारी 6 कक्षाएं थी, कक्षा ए, कक्षा बी, कक्षा सी, डी, ई और एफ। हमारी 6 कक्षाएं थी। इन 6 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या आपको उपलब्ध करवाई गई है। इन 6 कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो आपको उपलब्ध करवा रखा है। ए में 5 विद्यार्थी, बी में 6 विद्यार्थी, सी में 8, डी में 8, ई में 10 और एफ में 12 विद्यार्थी हैं। अब आपसे कहा गया कि इन विद्यार्थियों की संख्या का आप समांतर माध्य, आप माध्यिका और बहुलक निकालिएगा। तो यहां से हम चेक कर लेते हैं। 16, 22 और मेरे पास 34 और 10, 44, 5, 49। देखना कि जोड़ इनका 49 हो रहा है क्या। 11, 16, 27, 37 और 2, 49। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो अपने पास में 10 और 2, 49। अब इसमें भाग करना है, किसका करना है, क्योंकि आपके पास में कुल 6 आंकड़े तो 6 का भाग देंगे। 8 6 48 हुआ अपने पास में, एक बचता है तो लगभग 8.1 अपने पास में मान प्राप्त हुआ। किसका, समांतर माध्य। और क्योंकि क्या थी ये संख्या, विद्यार्थियों की संख्या थी, तो आपने ऑप्शन दिया 8.1 विद्यार्थी। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बात करें 5 6 8 8 10 12। अब इन प्रश्न में आप माध्यिका प्राप्त करते हैं। माध्यिका प्राप्त करेंगे तो आपका क्या होता है, मिड पॉइंट माध्यिका होता है। तो 5 6 8 8 10 12, क्योंकि 2 लेफ्ट में छोड़ो 2 राइट में, तो बीच में मान अपने पास में 8 और 8 बचा अपने पास में। तो 8 और 8 अगर मिड पॉइंट इक्वल होते तो एक जैसा ही मान आता है। तो 8 8 16, 16 में 2 का भाग दिया तो मान आ गया कितना, 8 है। आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वो मान होता है 8। ये अपना क्वेश्चन। यहां तक की बात तो ठीक थी, लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा एक और वैल्यू बदल के देखिएगा। 2 बार करना है इस प्रश्न को भी, और वैल्यू बदलते हुए मैं क्या कह रहा हूं, इस 8 को हटाता हूं और इसकी जगह 10 लिख देता हूं। अब मैंने आपसे समांतर माध्य पूछा, तो आप समांतर माध्य बताएंगे। तो 2 और जोड़ दिया तो 49 और 2 51 हो गया। 51 में 6 का भाग देंगे, क्योंकि 8 की जगह 10 लिखा तो जोड़ 51 हुआ। 51 में 6 का भाग दिया तो 8.5 प्राप्त होगा। ये समांतर माध्य। माध्यिका का मान कौन सा है कि जी, माध्यिका का मिड पॉइंट कौन है। मिड पॉइंट तो सीधा नहीं मिल रहा, नहीं मिलने के केस में क्या करते हैं कि बीच के 2 पदों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, तो मान कितना प्राप्त हुआ, 9। फिर आपसे जब बहुलक पूछा तो बहुलक आपने देखा सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 10, तो आपने 10 लिखा। बस यहां से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा आंकड़ों में कैसे प्राप्त किया। तीनों का 8 कैसे होगा भाई, तीनों का तो 8 नहीं आएगा, 8.1 होगा पहले में। ठीक है, सही है। आइए अब बात सुनिएगा, फिर भी छोड़ो, वैल्यू में भी मत उलझो। मेरा पहला प्रश्न, दिए गए प्रश्न में समांतर माध्य पहले कितना था, तो आप कहेंगे 8.1 विद्यार्थी। अच्छा, दूसरी बार कितना आया, आप कहोगे 8.5 विद्यार्थी। ठीक बात है जी। फिर आपका क्वेश्चन माध्यिका का आया, आपने माध्यिका प्राप्त कर ली 8। फिर माध्यिका का मान आया, आपने प्राप्त कर लिया 9। लेकिन एक और लिख लीजिए, अगर आपने 10 की जगह 11 लिख दिया और अब आपसे मैं पूछ लूं कि दिए गए प्रश्न का बहुलक मान कितना है, यदि आपने केवल उस 10 की जगह 11 लिखा और अब आपसे पूछ लिया कि बहुलक मान कितना है, तो कौन सा सही प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, लेकिन अगर आपकी यहां की बात करें तो कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो सबसे ज्यादा बार आई है। इसका मतलब बहुलक में गाड़ी रुकी आपकी, और रुकते ही आपको आप ध्यान देना है। आपके 2 प्रश्नों का जवाब अच्छे से सुनिएगा। पहला प्रश्न, और उसका मैं रीजन देता चलूंगा, आप इन आंकड़ों के साथ देखते चलिएगा, इसलिए सुनना बड़े अच्छे से मेरी बात को। जब आप किसी एक ही प्रश्न में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों मान प्राप्त करते हैं, तो तीनों ही मान में से गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो मान होता है वो सदैव और सदैव माध्यिका होता है। ध्यान से लिखना, अंडरलाइन कर लेना, जो मैंने बात कही अभी, गुणात्मक दृष्टि से सबसे अच्छा जो मान होता है वो कौन होता है, माध्यिका। क्यों का कारण देखिए, पहला आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य क्यों नहीं है सबसे अच्छा, उसका कारण सुनिए।
आपके दिए गए प्रश्न में आप अभी देखेंगे कि पहली बार आपका आंसर आया 8.1 विद्यार्थी और दूसरी बार आया 8.5 विद्यार्थी। क्या आप अच्छे से नहीं जानते कि विद्यार्थियों की संख्या दशमलव में नहीं दर्शाई जा सकती? इसलिए आप क्या कहते हैं कि आप दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य कभी प्राप्त करते हैं तो कभी कभार, क्या ज्यादातर एक ऐसा आंकड़ा प्राप्त हो जाता है जो कभी कभार वो संभव होता ही नहीं है, यानी उस प्रकार का आंकड़ा उस इकाइयों में संभव ही नहीं है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं हो सकती, लेकिन समांतर माध्य के बहुत सारे प्रश्नों का आपका मान पॉइंटों में जा सकता है, जबकि पॉइंटों में विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई नहीं जा सकती। तो ऐसा आंकड़ा प्राप्त हो जाना जो वास्तव में उस इकाई का संभव ही नहीं होता, इसलिए सबसे अच्छा मान माध्य नहीं है। तो फिर बहुलक क्यों नहीं है, उसका कारण देख ली। क्योंकि कभी कभार एक ऐसा प्रश्न सामने रख दिया जाता है जिसमें दो या दो से अधिक आंकड़ों की समान आवर्ती होती है, और समान आवर्ती होता है तो उतने आसानी से उतने अच्छे से आप बहुलक का मान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक किसी एक की अधिकतम आवर्ती नहीं आएगी तब तक आप बहुलक का मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपने बहुलक को भी रिजेक्ट किया, तो फिर बचा कौन? सिर्फ माध्य का। इसलिए कहा गया कि गुणात्मक दृष्टि से अगर सबसे अच्छा मान पूछा तो किसका मान आएगा? माध्यिका का। अब आइए दूसरे प्रश्न का जवाब, कि आंकड़ों पर केंद्रित कौन होता है। अब आप इस प्रश्न को पढ़ रहे हो, ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह कौन सा मान है जो पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक रखता है? वो ये कहने जा रहा है कि आपका माध्य, माध्यिका या बहुलक, तीनों में से वो कौन सा मान है जो आपके दिए गए आंकड़ों में से ही एक उठाएगा। सामान्यतः और ज्यादातर ऐसा होगा। तो आपने देखा कि माध्य आप दोनों तरफ देख सकते हैं। क्या आपका जो माध्य 8.1 और 8.5 है, क्या आपके ये विद्यार्थियों की संख्या में से है? आप बोलोगे नहीं है जी। माध्यिका एक बार 8 आया, एक बार 9 आया। 8 तो 9 दिखाई दे रहा है, लेकिन 9 तो इसमें है ही नहीं। लेकिन बहुलक पहले 8 था, वो दिखाई दे रहा है, दूसरी बार 10, वो भी दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये कहते हैं कि आंकड़ों पर केंद्रित होने वाला मान, यानी आपके दिए गए आंकड़ों में से ही एक मान उठाएगा, ऐसी प्रकृति सदैव कौन रखता है? बहुलक रखता है। और ये दोनों ही प्रश्न राजस्थान गवर्नमेंट में तो नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट CTET के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अपने पहला क्वेश्चन, अगर आपसे चारों मान, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों मान देकर आपसे पूछ ले कि गुणात्मक दृष्टि से सबसे अच्छा मान कौन सा है, तो आप कहेंगे कि जी माध्यिका है। और अगर वो कहे आंकड़ों पर केंद्रित कौन रहता है, आपके आंकड़ों में से कौन सा एक वैल्यू उठाता है, तो सीधा जवाब आएगा क्या जी? बहुलक। और आप ये देख सकते हैं कि आपने पूछा कि श्रेणी के पदों में केंद्रित होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक रहती है, वो किसकी? तो आप सीधा सीधा कहेंगे किसका? बहुलक का मान। क्या हुआ? अब इसे आ जाएगी जी, गूं गूं की आवाज नहीं आएगी। अब देखो आवाज सही आ रही है क्या? अब है ना, ये गूं गूं गया क्योंकि बैटरी लो हो गई थी। आइए वापिस। तो पहले मैं पता नहीं कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं निकल गई, मैंने बताई थी वो सारी बात क्लियर है कि मैंने दो ही बातें बताई। ध्यान रखना कि अगर आपका पूछा जाए कि गुणात्मक दृष्टि से मान कौन सा अच्छा है, माध्यिका। समांतर माध्य और बहुलक क्यों नहीं है, उसका मैंने कारण बता दिया। समांतर माध्य कभी एक ऐसी वैल्यू प्राप्त करवा देता है जो वास्तव में किसी इकाई का रूप हो ही नहीं सकता, और बहुलक कभी समान आवर्ती पे प्रश्न आ जाता है तो बहुलक सीधा सीधा प्राप्त करना संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि केंद्रित होने की बात, इसका मतलब वो कौन सा मान है जो आपके आंकड़ों में से ही एक मान लेगा हमेशा, और ये बहुलक ही तो करता है, क्योंकि बहुलक आपके अधिकतम आवर्ती पकड़ता है, और अधिकतम आवर्ती इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बार, तो मतलब वो संख्या तो उसके अंदर आई हुई होगी। ये इसलिए दो बातें थी, तो इसका जवाब तो है बहुलक। और आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि गुणात्मक दृष्टि से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माध्य श्रेष्ठ माना गया है। तो गुणात्मक दृष्टि से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान श्रेष्ठ माना गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिए गए प्रश्न में आपको किसी प्रकार की समस्या है। आप तुरंत किसे टिक करने जा रहे हैं, यहां से मान उठाया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जिसको आप क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, यानी माध्यिका। सी नहीं, सॉरी, गलती से ठीक किया हमने। तो कौन सा मान आया? बी, माध्यिका, बिल्कुल सही।
माध्यिका कर दिया जी, माध्यिका कर दिया मैंने, वो गलती से बहुलक टिक हो गया था। ठीक है, ये है आज के अपने 78। फिर से बोलने जा रहा हूं, सीट अगर प्रिंट आउट नहीं निकाला तो अभी निकालें। मिलेगी कहां के, टेलीग्राम चैनल पर, या आपके स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने कोर्स वाइज अपलोड किया, उसमें से निकाल सकते हैं। आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। एक्सपोर्ट ऑप्शन होता है, डाउनलोड करोगे तो वही मोबाइल एप्लीकेशन में रहेगा, जिसका प्रिंट नहीं निकाल पाएंगे। आप एक्सपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे तब वो आपके मोबाइल गैलरी में आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकालिए। अगर आपने पिछली क्लास कोई मिस की है तो, या पीछे का कोई भाग छूट गया तो उसको 78 नंबर % तक लेके आइएगा। आगे की क्लास अपने नेक्स्ट वीक के अंदर बात करते हैं, क्योंकि आपके लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे बने रहती हैं। तब तक के अपने मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए, और आप अपना जो पिछला पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद सभी को।